आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। रात के बज चुके हैं 9 और रात 9 बजे हम प्रोग्राम दिन भर में देश दुनिया के बड़े बड़े मामलात से आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं। हालात वाक़ात पे हमारी नज़र रहती है तो हालात वाक़ात पहली खबर बनते हैं। जम्मू कश्मीर से मुतालिक मामलात को नज़र में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हर मकतबाई फ़िक्र को अपने प्रोग्राम दिन भर में जगह दे पाएँ। हम उसमें कितना कामयाब होते हैं, कितना नाकाम, यह आप हमें बता सकते हैं। लेकिन आपको बताएं, आज के प्रोग्राम दिन भर की शुरुआत हम करते हैं जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से। और जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात में 2 दिन पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर एनकाउंटर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है। और आज कुपवाड़ा में फौजी हुकाम ने इस एनकाउंटर के हवाले से एक इंतहाई संगीन अंदेशा का इजहार करते हुए बताया कि मारे गए जो 3 मिलिटेंट थे, जो 3 इन्फिल्ट्रेशन करते हुए इधर आ रहे थे, उनके बारे में या उनके हवाले से खबर ये थी कि वो अमरनाथ यात्रा में रख न डालने की कोशिश करी थी। कुपवाड़ा में आज 268 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर एनएल कुलकर्णी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें पहले से इनपुट्स थे कि पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है अमरनाथ यात्रा में रख न डालने की, और इसी हवाले से जो मनसूबाबंदी की जा रही है उसी के पस मंज़र में यहाँ से भी तोड़ किया गया। और फिर पहाड़ों के दुश्वार गुजर रास्तों से लेकर जंगलात पर जो नज़र रखी गई, जो खसूसी नाके बिठाए गए, उसके बाद ये इन्फिल्ट्रेशन का वाक़ा जो है ये पेश आया, ये रोका गया। और इसमें 3 मिलिटेंट जो मारे गए वो लाइन ऑफ कंट्रोल से इस तरफ आए, इसलिए आए थे ताकि अमरनाथ यात्रा में रख न डाला जा सके। ये कुपवाड़ा में आज सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए बताया गया कि बड़ी मकदार में असला और गोला बारूद भी इनसे जब्त किया गया है। फौज ने कुपवाड़ा में क्या बताया वो आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ में बताएंगे कि खबरें जम्मू से बन रही है, क्या बन रही है जम्मू से खबरें, वो हम बताएंगे आपको अमित के साथ। लेकिन पहले आपको बताएं कि कुपवाड़ा में फौजी हुकाम ने इस हवाले से क्या बताया। तो से कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसी मुखपृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ीसा कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन पर कुपवाड़ा में अस्करी हुकाम जानकारी दे रहे थे। लेकिन आपको अब नाज़रीन बताते चले कि जम्मू से खबरें आ रही हैं और जम्मू से मुख्तलिफ इलाकों से लगातार मुश्तबा अफराद की खबरें आती रहती है। जम्मू में आज डोडा, रियासी और यहाँ पे 2 अफराद के मुश्तबा अफराद के जो खबरें इनपुट्स मिली, उसके बाद यहाँ तलाशी शुरू की गई। लेकिन शाम गए तक किसी भी तरह के मौके की खबर नहीं है। बताया गया जम्मू में कि 2 हथियारबंद अफराद जो थे उन्हें देखा गया है और उसके फ़ौरन बाद पुलिस और सिविल इंतज़ामिया ने इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। मुकामी जो बाशिंदों ने इन 2 मुश्तबा अफराद को देखा था और उनके बारे में बताया गया कि उनके पास हथियार भी थे। इससे पहले गरोटा जम्मू में भी मशकूक अफराद की नकल हरकत के बाद बहुत से बड़े पैमाने पर तलाशी भी शुरू की गई और कुछ मशकूक आखिरी खबरें तक मिला नहीं है। पुलिस ने आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू में एक बार फिर हिदायत जारी करते हुए बताया कि अगर कोई भी आप सस्पेक्टेड नकलो हरकत देखें तो फ़ौरन इस हवाले से पुलिस को मुतल्ला करें। डोडा ज़िले के कोटी के जंगलात में भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बाद आज सुबह 9 बजे मुआसरा किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ से भी किसी भी तरह के आमना सामना की खबर नहीं है। उधर आपको नाज़रीन बताते चले जम्मू के हाई कोर्ट की पार्किंग लॉट में आज सनसनी का माहौल भी फैला और ये सनसनी का माहौल उस वक्त फैला जब एक जंग आलूदा ग्रेनेड को यहाँ पे देखा गया और फिर पुलिस को जानकारी फराहम की गई। ये हाई प्रोफाइल एरिया है जम्मू का हाई कोर्ट, उसमें चाहे जंग आलूदा हो या नया हो, कहीं न कहीं चूक कभी हुई है क्योंकि ये ग्रेनेड है,
ये रेगिस्तान में नहीं उगते हैं। और ग्रेनेड जम्मू के हाई कोर्ट के अहाते में पाया जाना, अगर उससे नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक हाई प्रोफाइल एरिया में ग्रेनेड का पाया जाना, सिक्योरिटी मामला पे नज़र ज़रूर रखने की ज़रूरत है। उधर मियाँ बाग उधमपुर में भी आज खेत से एक मार्टर शेल बरामद हुआ है और पुलिस को जब इसकी जानकारी दी गई तो पुलिस ने इसको वहां पे जब्त किया। सीधा हम जम्मू चलते हैं अमित कुमार के पास। मेरे साथी अमित कुमार जम्मू में, और जम्मू से दो बड़ी खबरों पे हम नजर रखेंगे। जम्मू से अमित कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, स्वागत है, वेलकम। और खबरें अब जम्मू, हेडलाइन जम्मू बनाता जा रहा है। माजी में पास में आप कश्मीर हेडलाइन हुआ करता था, ये अफवाहें जम्मू में या वाकई में मुश्तबा अफराद सस्पेक्ट्स को देखा जाता है? जी सनम, एक समय होता था जब अखबारों में हेडलाइन जो है वो कश्मीर होता था, लेकिन अब जो हालात बनते जा रहे हैं वो उससे ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर होता था पर्चे में, अब जम्मू होता है चर्चे में। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों और उनकी प्रेजेंस और उनको लेकर अफवाहें जो है उसका बाजार गर्म रहता है। पीछे आपने देखा कठुआ में जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, उसके बाद डोडा के इलाकों में हुआ, उसके बाद इस तरह की अफवाह कई जगहों पे उठी कि वहां आतंकवादी है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया 3-4 दिन पहले अखनूर में, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। हमने हमारे दर्शकों को हमने ये पूरी तस्वीरें दिखाई थी। आज सुबह भी ये खबर आई कि अखनूर सेक्टर में 2 संदिग्ध लोगों को देखा गया है, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और उसके बाद हमें ये जानकारी भी मिली कि उस सेक्टर में कांटो लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक एनकाउंटर की कोई खबर नहीं है। हालांकि अभी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वहां पर चाक चौबंद अपनी जो सिक्योरिटी है वो लगाए हुए है। उसके बाद देर दोपहर को एक जानकारी आई कि एक रस्टेड ग्रेनेड जो है वो हाईकोर्ट इलाके में मिला है, और जिस तरह से आपने भी दर्शकों को जानकारी दी कि हाईकोर्ट इलाका जो है वो एक सिविलियन इलाका है और आसपास बहुत ही पॉश एरिया है जहां पे बड़े बड़े जजेस और एडवोकेट और कई लोग जो है वो अपनी केसेस को लेकर पहुंचते हैं। लेकिन आस पड़ोस में जो जंगल है, उस जंगल में ये रस्टेड जो है ग्रेनेड पाया गया, जहां से उठाकर इसको फिर इसे डिफ्यूज किया गया। बम स्क्वाड जो है वहां पर पहुंचा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये रस्टेड ग्रेनेड ही था, लेकिन यहां पर पहुंचा कैसे? इसका साफ तौर से जाहिर है कि कहीं ना कहीं पहले आतंकी इस जगह से जो है वो कहीं ना कहीं चक्कर लगाकर जरूर गए होंगे, क्योंकि अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि ये आखिर ये ग्रेनेड था किसका। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अखनूर की ये घटना और जम्मू की ये घटना, अफवाहों के बाजार गर्म होना और आतंकियों की मौजूदगी से ये साफ है कि अब कश्मीर जरूर शांति पर है, लेकिन चर्चा में जम्मू जरूर है। चर्चा में जम्मू जरूर है, हेडलाइन जम्मू की बन रही है। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्या ये वाकई में जो यूजुअली हम देखते हैं, हमने कश्मीर में अक्सर देखा है, शरारती तत्व होते हैं, वो मस्तियां करते हैं, ये रोज़ अफवाहें फैलाना, ये कुछ शरारती तत्व तो नहीं है कि इतनी अफवाहें फैला रही है? रियल में कुछ लोग देखते हैं सस्पेक्ट्स को, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। यूजुअली बहुत से लोगों को होता है ना कि चलो घंटी दबा देते हैं। बचपन में हम किसी के पड़ोस की घंटी, बाहर की बेल बजा देते थे, चलो वो परेशान हो जाएगा। ये वो चीज़ तो नहीं है। नहीं सनम, जब जम्मू के हालात देखे जाए तो जम्मू में इस तरह के शरारती लोग बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है, अक्सर कश्मीर में ये देखा जाता है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसकी एवज में ये भी देखा जाता है कि उसे कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट मिलती है। लेकिन आज तक जम्मू में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं देखी गई जहां पर लोकल सपोर्ट जो है वो किसी आतंकी को मिली गई हो। इसी वजह से जम्मू के लोग जो है वो काफी सतर्क रहते हैं। और जब कहते हैं कि जब छाछ का दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, अब इस समय जम्मू हाई अलर्ट पर घोषित किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी न किसी संदिग्ध गतिविधि को देखता है तो वो अपनी तरफ से सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उसकी जानकारी जो वो साझा जरूर करता है, और उसी को जो लेकर सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो काफी संजीदा हो जाती है। जी सनम, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी जम्मू में अच्छी है, उससे बच के भी रहिएगा, पानी पिया कीजिएगा। जम्मू से अच्छी खबरें हैं, मौसम की अच्छी भी नहीं है और हालात वाक़ात पे भी अच्छी नज़र जम्मू में रखी आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब दूसरे पड़ाव की तरफ लिए चलते हैं आपको, और दूसरा पड़ाव है बजट। मरकजी सरकार, मरकजी वजीर खजाना 22 जुलाई को साल 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है, और इसके बाद जम्मू कश्मीर का माली बजट भी पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में गुफ्तगू शनीद सलाह मशवरा पिछले काफ़ी दिनों से जारी है, और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का अब की बार जो बजट है 1,18,00,000 करोड़, 1,18,000 करोड़ रुपए का जो बजट होगा, और ये बड़ा बजट होगा
बताया जाता है कि अब की बार जम्मू कश्मीर के लिए वाफर मिकदार में यूं कहें कि तिजोरियों के खजानों की जो ताले हैं वो खोले जा रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जम्मू कश्मीर में जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ तालीम है, घरेलू इंडस्ट्री है और फिर बैनुल-अक़वामी बाज़ार है, उसको फ़रोग़ उस तक जम्मू कश्मीर के किसान को, कश्मीर के आदमी को पहुंचाना है। और सनत से लेकर तालीम पर जो सरकार की खास तवज्जो है, उस हवाले से अच्छी खबर आ रही है कि बजट जो है वो इससे दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में अदालत उस्मा ने जहाँ पहली हिदायत की 1 सितंबर से पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएँ और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो मज़ीद इख्तियारात दिए गए हैं, वो उस हवाले से खबरें आ रही हैं कि 15 अगस्त के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात भी हो सकते हैं, क्योंकि सियासी तजिया निगार ये बता रहे हैं कि ये जो हुक्मनामा है ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के रिलेटेड है। तो साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर की जब बात आती है तो असम्बली का मामला सामने आ जाता है, और जब असम्बली का मामला सामने आ जाता है तो इंतखाबात का मामला सामने आ जाता है। लेकिन सबके बीच में खबरें ये हैं कि बजट इजलास के दौरान मरकज़ी सरकार कश्मीर की कई सरकर्दा शख्सियात को दिल्ली भी बुला रही है, और वो दिल्ली में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और बीजेपी के साथ साथ दूसरे आला शख्सियात में अपोजिशन रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे, मुख्तलिफ मामला पर तबादला ख्याल करेंगे। और सियासी तजिया निगार ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली में इन लोगों की मुलाकात, जिनमें समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियातें, इनकी दिल्ली में आला कमान से मुलाकात साफ जाहिर है आने वाले इंतखाबात का एक हिस्सा हो सकता है, ताकि उन्हें भी इलेक्टोरल प्रोसेस में जमा किया जा सके, इलेक्टोरल प्रोसेस में उन्हें भी शामिल किया जा सके। इंतखाबात का मामला दिल्ली में, और इंतखाबात से पहले दिल्ली में कुछ अहम शख्सियात को जम्मू कश्मीर से बुलाया जा रहा है, जिनमें बताया जाता है कि सिविल सोसाइटी, समाजी और सियासी शख्सियात भी शामिल हैं, मजहबी लीडरान की बातें भी की जा रही हैं। तजिया निगार बता रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में कठुआ में आज भाजपा ने एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन के दौरान बड़ा ही खुलासा कर दिया, और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से भाजपा ने बताया कि हम तो तैयार बैठे हैं। तमाम बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने आज दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर, मरकज़ी सरकार ने डेली वेजरों, कंट्रैक्चुअल बुनियादों पर काम करने वाले और रहबर खेल और रहबर ज़राअत जैसे आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया है। और जो ही बीजेपी मैदान में उतरेगी तो उनकी पार्टी का मंशूर यही होगा कि इन लोगों की नौकरियां फराम की जाएं। उन्होंने बताया कि इस हवाले से जम्मू कश्मीर में पूरा वर्कआउट हो चुका है, और अपनी तकरीर में रविंदर रैना ने बताया है कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर जो होगा जम्मू कश्मीर में जो कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन हैं उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी नौकरी फराम करना। ताहम उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को जो इजाफी इख्तियारात देने का मामला है उस पर उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में ये मामला नया नहीं है, ये पुराना है, और इस पुराने मामले पे कुछ नया देखने को नहीं मिला है। यूटी में हर जगह पे इस तरह का मामला होता रहता है। इधर नाजरीन आपको बताते चलें कि श्रीनगर में पीडीपी का भी आज के इजलास मुनक्कद हुआ। लगातार दूसरे दिन पीडीपी का यह इजलास महबूबा मुफ्ती की सरबराही में मुनक्कद हुआ, और कल जो इजलास मुनक्कद हुआ था उसमें सेंट्रल कश्मीर के लीडरान से महबूबा मुफ्ती ने ग्राउंड सिचुएशन को असेस किया। लेकिन आज की मीटिंग में नॉर्थ कश्मीर के लीडरान पर नज़र रखी हुई थी, और नॉर्थ कश्मीर से आज की मीटिंग में लीडरान में से बशार बखारी भी मौजूद थे, और कुपवाड़ा से हालिया इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मीर भी थे। और इस मीटिंग के दौरान नॉर्थ कश्मीर की सिचुएशन को असेस करते हुए बताया गया, समझा गया, पूछा गया कि वजह क्या हुई। माना जा रहा है कि पीडीपी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी हेड्स का भी ऐलान करने जा रही है, और बताया जाता है कि आज की मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूंसी हेड्स का मामला जो है वो सरफहरिस्त ही रहा है। और चलिए नाज़रीन ज़रा फटाफट में उमर पायल का कज़िया भी आपको बताते चलें। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला हैं, पायल अब्दुल्ला उनकी अहलिया है, और पायल अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के दरमियान काफ़ी वक्त तक मामला अदालत में चलते रहे हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिवीजन बेंच ने साबिक़ा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से दायर की गई अर्जी को मंजूर करते हुए पायल को आज नोटिस जारी किया है, और पूछा है कि वो अदालत की जानिब से उठाए गए सवालात और उज़रात के बारे में जवाबात अगली सुनवाई पर जमा कराए। ताहम अदालत ने ये बात साफ कर दी कि फैमिली अदालत की जानिब से जो हिदायत की गई हैं फ़िलहाल
उसमें कोई मुदाखलत, उसमें कोई स्टे नहीं है। वाज़ह रहे उमर और पायल के दरमियान जो रिश्तों में इख्तलाफ है वो काफ़ी सालों से चल रहा है और दोनों ने जहां अलहदा होने का फ़ैसला किया है, वहीं पायल अब्दुल्ला इस वक्त अदालत के अहकामात पर हर माह 1,66,000 रुपये का फैमिली जो उससे पैसे हैं वो मिलते हैं, उमर अब्दुल्ला को वो अदा करना पड़ते हैं। और इसी चीज़ को लेकर उमर अब्दुल्ला ने अब अदालत उज़्मा का दरवाज़ा भी खटखटाया है। नाज़रीन, आपको याद होगा पिछले साल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर हालात और मामलात की वजह से जम्मू के कश्मीर के ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक, ये फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। कई दिनों तक रस्तों पे गाड़ियों को रोका जाना पड़ा। लेकिन अब की बार मामलात उससे हट के नजर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया इन मामलात को संजीदगी से ले रही है। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की सरबराही में भी एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रांसपोर्ट और ख़ास तौर पे फ्रूट ट्रांसपोर्टेशन के मामलात पर गौर खौज किया गया। और बताया जाता है कि आज जो फैसले लिए गए हैं उसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने सभी हुकाम को हिदायत दिए हैं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फ्रूट ट्रक्स को प्रायोरिटी से पास करना हुकाम की जिम्मेदारी होगी। साथ साथ में नवयुग टनल के पास ट्रैफिक हुकाम को जिम्मेदारी दी गई कि एक पार्किंग टनल को भी आइडेंटिफाई किया जाए और एग्रीकल्चर महकमे को जिम्मेदारी दी गई कि वो सारे मामलात पर कोऑर्डिनेट करें। साथ साथ में बताया गया है कि फूड ट्रक्स को अगर ज़रूरत पड़ी, चाहे वो मुगल रोड से जाएं, चाहे वो पुराने टनल से जाएं या पुराने हाईवे से जाएं, चाहे वो नाशरी से जाएं, चाहे वो बटोर से जाएं, वो जो भी टनल यूज़ करें, जहाँ से भी जाने, उन्हें रोकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। सरकार का एक बड़ा फैसला चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की सरबराही में आज मुनक्कद हुआ। आज बड़ा फैसला हुआ है। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम एजाज के साथ। दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान में न अच्छा है न ठीक है, पाकिस्तान में सब काला ही काला नज़र आ रहा है। क्या है पाकिस्तान में ताज़ा तरीन मामला, वो आपको बताएंगे। और पार्लियामेंट में बीजेपी की तादाद राज्यसभा में कम होती जा रही है, जबरदस्त अपोजिशन होगी, ये बताएंगे हम आपको ब्रेक के बाद। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम देख रहे हैं दिन भर। और दिन भर में जिस तरह हमने इस खबर की शुरुआत, आज के प्रोग्राम की शुरुआत की थी हालात वाक़ात से, अभी एक और ख़बर आ रही है और ये ब्रेकिंग खबर जिसे आमतौर पे कहा जाता है वो आ रही है। देसा के जंगलात, डोडा के देसा के जंगलात पे गोलियां चलना की आवाज़ सुनाई दे रही है और बड़े पैमाने पर ये गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी है। बताया जाता है कि आज सुबह इलाके में फोर्सेस ने, इलाके का फौज ने, पुलिस ने, सीआरपीएफ ने इलाके का, इन जंगलात का मुआसरा किया था और तलाशी शुरू कार्रवाई की थी। और अभी जो हमें खबर वहाँ से आ रही है, बताया जाता है कि वहाँ गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि फ़ौज की एक बड़ी तादाद में इन्फोर्समेंट जो है वो इलाके में डिप्लॉय देखी जाएगी, इलाके जंगलात के एरिया में देखी जा रही है। और जिस तरह से जो सिचुएशन है उससे अंदाज़ा होता है कि शायद एनकाउंटर हुआ है, ऊपर गोलियां चलने की आवाज़ें हैं। और कुछ लोगों ने बताया कि ब्रस्ट फायरिंग जो है वो देखने को मिली है। ब्रस्ट फायरिंग माने यानी बिना रुके एक गोली नहीं बल्कि 20-20, 30-30 गोलियां जो है एक एक साथ में चलती हुई सुनाई दी हैं। तो अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि शायद एनकाउंटर हुआ है। क्या वाकई में ये एनकाउंटर है या कोई और फायर है या कुछ और मामला है, इस पर हमारे साथी वहाँ पे वो बराबर लगे हुए। जो ही आपको कुछ हमें कुछ मालूम होगा, हमारे डेस्क, हमारे साथी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आपको फिलहाल बताते चलें कि देसा में एनकाउंटर, तो पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान में इमरान खान जेल में है और पाकिस्तान में इमरान खान का जेल में होना पूरी दुनिया जानती है कि बहतानबाजी है, फौज की खरमस्ती है, पाकिस्तान में नवाज की टोलापनी है। दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ था वो लगातार गिरता जा रहा है और पाकिस्तान के इमरान खान पर नवाज शरीफ अपने फौजी हुक्मरानों के साथ या फौज के जनरल के साथ रोज़ कोई न कोई हरबा अपनाने की कोशिश करते ही रहते हैं। तोशाखाना केस हो दुनिया का वो केस है जिसमें जो बेगुनाह है उसको सज़ा दी जा रही है, उसको जेल में रखा जा रहा है, और जो गुनाहगार हैं जिनने पाकिस्तान को लूटा हुआ है वो ऐश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है। इमरान खान पर तोशाखाने में इल्ज़ाम है कि उसने घड़ी बेची। आमतौर पर पाकिस्तान में बताया जाता है कि इमरान खान ने उस घड़ी से वहाँ की सड़क बनाई, लेकिन घड़ी से जो आमदनी उसकी सड़क बनाई, लेकिन नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, बाकी कमीन जितने भी लोग हैं उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बारे में पाकिस्तान की फ़ौज कुछ नहीं पूछ रही है, पाकिस्तान के जो इदारे कुछ नहीं पूछ रहे। और फिर आज अता पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान के जो साथ रहे हैं साबका सदर आरिफ अलवी, जो अब डॉक्टर आरिफ अलवी, उसके साथ साथ कासिम सूरी जो इमरान खान के वक्त डिप्टी स्पीकर थे और उनका जो मामला था वो बड़ा ही मशहूर हुआ था, उसके साथ साथ जो तक वो फैसला जो था बड़ा मशहूर हुआ था, उन्हें अब इमरान खान समेत आर्टिकल 6 के तहत उन पर सज़ा, उन पर जो आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। और पाकिस्तान में आर्टिकल 6 का मतलब है कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की पादाश में उससे सज़ाए मौत दी जाती है, जिस पे आर्टिकल 6 लगता है। यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत की आज पाकिस्तान में नवाज शरीफ और उसका टोला जो है देने की कोशिश कर रहा है। 70 के दहाई में भुट्टो का मामला था, दुनिया भुट्टो को जानती थी। पाकिस्तान को किसी नहज में पहुंचाने वाला भुट्टो बाद में पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों तख्तेदार तक पहुंचा। अब ये पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान, ए स्टेट्समैन, ए विजनरी लीडर और एक मकबूल तरीन लीडर जिसको पाकिस्तान की दुनिया की आवाम चाहती है, उसको भी अब जेल से निकाल के तख्तेदार तक पहुंचाने की कोशिश में कर रही है। आज ये भी आपको बताते चलें कि अता ने बताया कि पीटीआई को भी बैन किया जाएगा। पीटीआई के बारे में कल ही पाकिस्तान के फुल बेंच जज ने बताया था कि पीटीआई एक पार्टी है, पीटीआई एक मुनज़्ज़म पार्टी है, वो मुल्क दुश्मन पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर उस पर केस भी किया गया था। न जाने किस मिट्टी के ये मादो बने हुए हैं। और नाज़रीन, अब ज़रा मिट्टी के मादों की नहीं बल्कि अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, जहाँ पे 2 साल बाद लगातार दूसरे साल, माफ़ कीजिएगा, लगातार दूसरे साल मुहर्रम के 8 मुहर्रम के जुलूस को निकालने की इजाज़त दी गई थी। माजी में याद हमें भी है, आपको भी याद होगा, अक्सर देखा करते थे कि 8 मुहर्रम को श्रीनगर के लाल चौक जाया नहीं जाता था, हर तरफ धुआं ही धुआं हुआ करता था, क्योंकि मुहर्रम के जुलूस को इजाज़त निकालने की होती नहीं थी। तो मुहर्रम के जो अज़ादार थे, जो शिया फ़िरके के बाई लोग थे,
उनके नौजवान जो है सुबह सुबह गली कोचों से जुलूस निकालने की कोशिश करते थे और इस कोशिश के दौरान पुलिस उनको रोकती थी, भागम दौड़ मची रहती थी, टेयर गैस चला करते थे। हमने कई बार हवा में फायरिंग भी सुनी है माजी में, और उसके साथ साथ पत्थरबाजी के वाक़ात जो देखने को मिलते थे। हू हा का आलम पूरा दिन रहता था, नुकसान होता था। और लेकिन पिछले 2 सालों से, ये अब की बार दूसरा साल है, बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने कहा कि चलो निकालो, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अहकामात पर अब की बार लगातार दूसरे साल 8 मुहर्रम के जुलूस के जो निकालने की इजाज़त दी। वो सुबह श्रीनगर के गुरु बाजार शहीदगंज इलाके से निकला और शाम के तक पूरा मन तौर पर इख्तिताम पसीर हुआ और शहर के उन हाई प्रोफाइल एरिया से गुजरा जिनके बारे में लोग कुछ कुछ और भी बताया करते थे। और पिछली सरकारें उन बारे में बताए जाते थे कि लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। न पिछले साल लॉ एंड ऑर्डर हुआ, न आज की बार लॉ एंड ऑर्डर हुआ। और बिल्कुल पुरअमन तरीके से ये जुलूस आज़ादारी करता हुआ डलगेट में इख्तिताम पजीर हुआ। सैकड़ों की तादाद में, या यूँ कहें हज़ारों की तादाद में इसमें आज़ादार शामिल थे। और बरशा चौक से मौलाना आज़ाद रोड से होता हुआ ये जुलूस जो है डलगेट पहुँचा। MA रोड हो या दूसरी सब, हर सड़क पे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी निभाए हुए थी, लेकिन मुकामी रज़ाकार भी बड़ी तादाद में इन जुलूसों की खिदमत के लिए लगे हुए थे। शिया अलम जो है वो भी निकाले जा रहे थे और जुलजना का जुलूस भी शामिल था। अज़ादार नवाखानी करे थे, सीना खूबी करे थे, और जगह जगह वो पानी देने का, शरबत पिलाने का, फ्रूट खिलाने का इंतज़ाम था। और जहाँ पुलिस के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, वहीं वॉलंटियर्स भी आज ये इंतज़ाम दे रहे थे। और आज जहाँ पे भी उलमाए किराम अपनी तकारीर कर रहे थे, आज बता रहे थे कि हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने यजीद के सामने घुटने टेकने के बजाय सर कलम करने की, अपना सर भी कलम करवाया और रहती दुनिया तक ये मिसाल कायम की कि जुल्म के सामने किसी भी शख्स का झुका नहीं जाता है, बल्कि इस्लाम और इंसाफ की अलम को बुलंद रखने के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश किया। श्रीनगर में आज के जुलूस के दौरान दिलचस्प मनाजिर थे। और आपको बताएं कि आज के जुलूस निकाले जाने पर मसरूर अब्बास अंसारी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर की आवाम का, और आज के पुरअमन जुलूस निकाले जाने पर शिया बरादरी के नौजवानों का शुक्रिया भी अदा किया। क्या बताया उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। हम इस डिसीजन का वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं और जानते हैं कि ये उन अज़ादारों, उन नौजवानों की अनथक मेहनत का नतीजा है जिन्होंने पिछले 35 साल में अपनी जान पर खेल कर इस जुलूस को ज़िंदा रखा, इसके रूट को ज़िंदा रखा, इसके काज को ज़िंदा रखा। आज अगर यहाँ की इंतज़ामिया ने ये जुलूस निकालने की इजाज़त, मुहर्रम का जुलूस शहरी श्रीनगर के हाई प्रोफाइल इलाकों से, लेकिन यहाँ इंतज़ामिया भी मौजूद थी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी मौके पर आज जुलूस में साथ थे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर भी थे, IG कश्मीर भी थे, और ज़िला तरक्याती कमिश्नर से लेकर डिविजनल कमिश्नर और IG कश्मीर और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के साथ साथ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस और बाकी जो इदारे हैं जो भी आज थे, वो इस जुलूस के दौरान अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। और यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने जुलूस के हवाले से आज खुशी का, इत्मीनान का इज़हार किया। बात का जिक्र किया। बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि जो लोगों का जो सहयोग है, तो उनका इतने पॉजिटिव तरीके से वो लोग आगे आए हैं, और जो मैं कहता हूँ कि पीस डिविडेंड है, जिसकी वजह से हम आज ये माहौल देख रहे हैं। तो इसमें एक तो सबको सहयोग है, आप सबका सहयोग है, और LG साहब, माननीय LG साहब ने तो आपने देखा ही था कि सख्त निर्देश से कि जो लास्ट टाइम में भी थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो वो भी इस बार ना रहे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम उसको सक्सेसफुल पूरा कर पाए और एक बहुत अच्छा माहौल हम प्रोवाइड कर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, लेकिन साथ में IGP कश्मीर भी थे, और VK विर्दी ने आज ये जुलूस जो है, जिससे मातमी जुलूस को इंतहाई नज़्म ज़ब्त और पुरअमन तरीके से लोगों ने अंजाम दिया, इस पर उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। ताम ने बताया कि ऐसे जुलूस जब हों तो हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ शराइत होती हैं, पाबंदी उन्होंने कहा कि नहीं थी बल्कि आज शराइत थी। और रज़ाकार से लेकर जो आम लोगों ने पुलिस के साथ, अज़ादारों ने आवाम के पुलिस के साथ जो ताउन किया, उसके लिए शुक्रिया है। और साथ साथ उन्होंने बताया कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों की हिफाजत करे, और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से अपने लोगों की हिफाजत के लिए तैयार रहती है।
पुलिस ने यहाँ पे जो इसका जो रूट है प्रोसेशन का, इस पे काफ़ी इलेबोरेट इंतज़ाम किए गए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ ये कंक्लूड होगा प्रोसेशन, तो वहाँ तक सिक्योरिटी के साथ साथ और ट्रैफिक के भी इंतजाम हैं ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक का अबूर मरूर है। चलिए नाजरीन, ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताते चलें कि राज्यसभा में 4 मेंबरान नेपाल राज्यसभा की रिटायरमेंट के बाद अब राज्यसभा में बीजेपी को भी अब कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि उनकी तादाद जो है वो अब बराबर कम हो गई, यानी अक्सरियत का हिंसा जो 113 है उससे कम हो गई है, और इंडिया अलायंस की जो तादाद अब है वो 113 से कम होकर 101 पे ही रह गई है। यानी बीजेपी को अब राज्यसभा में भी, लोकसभा जिसे पार्लियामेंट का निचला हाउस कहते हैं, उसमें तो ऑलरेडी एक स्ट्रांग अपोजिशन है, लेकिन अब राज्यसभा में भी बीजेपी को एक स्ट्रांग अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राकेश सिन्हा, राम सकल, उसके साथ साथ सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी की पार्लियामेंट राज्यसभा की टर्म कंप्लीट होने के बाद अब एनडीए यानी बीजेपी अलाइड पार्टीज़ को अब इंडिया अलायंस के साथ एक कड़ा मुकाबला राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा। स्ट्रांग अपोजिशन होगी और मुल्क में स्ट्रांग अपोजिशन की ज़रूरत भी होती है। बताया जाता है कि उस मुल्क में कोई मनमानी नहीं चलती है जिसमें एक स्ट्रांग अपोजिशन होगी, तो मनमानी रोकने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन ज़रूरी है। तो एक स्ट्रांग अपोजिशन जब होगी तो सरकार की खींच भी सकती है स्ट्रांग अपोजिशन। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप हमें आपको हमारा दिन भर प्रोग्राम कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें अपनी राय साझा कर सकते हैं। लेकिन अभी इतना ही। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।